हूँ आपके साथ अंजलि खजूरिया। आज हम बड़े ही सेंसिटिव केस के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि रिलेटेड है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी से, क्योंकि आज का जो हमारा यूथ है वो सारा का सारा बेरोज़गार है। उनको जॉब नहीं है क्योंकि वो पूरा जॉबलेस है। तो आज हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे और यूथ से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सच में अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, या हमें ही लगता है सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में। सिर्फ हम बात करेंगे JNK की, क्योंकि इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है इतनी बेरोज़गारी भी है। फिलहाल हम चर्चा करने वाले हैं JNK ऊपर हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़फ़र है। आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो सर मुझे बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने बेरोज़गार यूथ खज्जल हो रहे हैं? बजाय जम्मू कश्मीर के आप पूरे हिंदुस्तान की पूछें तो मैं बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। आज के टाइम पे 21% अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है। मतलब जब यहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने लाल किले से खड़ा होकर सबसे पहला वादा किया था कि ये यंग पॉपुलेशन है और ये यंग कंट्री है और इस यंग कंट्री की हम रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज़ करेंगे। मैंने भी वो ख्वाब देखा था एक टाइम पे 2019 के अंदर, जब ये 5 अगस्त को तोड़ा था तो मैंने भी एक ख्वाब देखा था कि क्या पता हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मतलब वी आर द पार्ट ऑफ वन, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम से क्या पता मुझे पंजाब में जॉब मिल जाए या हरियाणा में जॉब मिल जाए। बजाय जॉब मिलने के आज जितना प्राइवेट सेक्टर था वो भी फायर करता जा रहा है, क्योंकि कितनी सारी कंपनीज़ थी जो जैसे फोर्ड की कंपनी थी, जैसे वॉल्क्सवैगन की कंपनी थी, ये जितनी कंपनीज जॉब क्रिएट कर रही थी जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब थी, वो तो उन्होंने बोला कि हम आपकी यहाँ पे इस कंट्री के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि आपका टैक्स सिस्टम इतना हायर है। उसकी वजह से उन्होंने छोड़ा, उसकी वजह से कितने लोगों को उन्होंने फायर किया और वो बेरोज़गार बेचारे। फिर उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने आगे बोला कि पकौड़े की दुकान खोलो। हाँ, कुछ लोगों ने पकौड़े की दुकान खोली, कुछ ने बोला MBA चाय वाला, जिसके पास जितनी कैपिटल थी वो उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट अपने बेरोज़गारी को ख़त्म किया। लेकिन जम्मू कश्मीर की ये हालत है कि टैक्स हम देंगे, पैसा हम देंगे, बॉर्डर पे रक्षा हम करेंगे, रोडों पे रक्षा हम करेंगे, कोई भी रिसोर्स इनको चाहिए हम अपने घरों से निकाल के बाहर ला के देते हैं। और होता क्या है, उसके बाद एक चीफ सेक्रेटरी बाहर से आते हैं, मनोज सिन्हा साहब बाहर से आते हैं, वो खुद की मतलब ऐश परस्ती के लिए और ख़ुद के कंफर्ट जोन के लिए वो नहीं फिक्र करते हैं कि यहाँ के यूथ को जॉब चाहिए, यहाँ के यूथ को इसकी प्रॉब्लम क्या है। यूथ को तो यूँ छोड़ो, जो बेचारे बॉर्डर के ऊपर लोग लड़ रहे हैं, जो इस देश की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं कर रहा, तो यूथ तो बहुत दूर की बात है। और अनएम्प्लॉयमेंट आज आप इसी कैंपस के अंदर घूम लें और एक साल के अंदर इस कैंपस से 5000 बच्चा निकलता है। आप इमेजिन करें कि ये छोटा सा एक अदारा है जिसके 5000 बच्चा PG करके निकलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलता है, और उसमें से किसी एक को जॉब मिलती है। तो ये ओपन चैलेंज है मनोज सिन्हा साहब को कि आपने किया क्या यहाँ आके। सिर्फ हाँ मतलब बड़े अच्छे सेमिनार एग्जीबिशन वगैरह कराएं, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ यहाँ। मतलब मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को चैलेंज है कि हमारी मुलाकात करा दें किसी के साथ, हमारे मनोज सिन्हा साहब के साथ एक बार मुलाकात करा दें। जब जहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जब आपकी किसी के साथ मुलाकात नहीं हो सकती, आप अपने ग्रीवियांस को लेके कहीं जा नहीं सकते, तो आप किससे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपके लिए कोई भलाई होगी। उनको 4 दीवारी के अंदर एक चीफ सेक्रेटरी साहब और 4 लोग बैठते हैं, वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। जो अमित शाह साहब होम मिनिस्टर हैं हमारे, और वो और प्रधानमंत्री साहब जब आते हैं वो बहुत बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और वो वादा आज तक कोई पूरा हुआ नहीं। वैसे क्या बोलेंगे सरकार को? सरकार को बोलते हैं, सरकार को इतना बोलना चाहेंगे कि हम आपके ही हैं, इस देश के नागरिक हैं और हमने आपको चुन के भेजा है और हम अपने जेब से कुछ पैसा निकाल के आपको देते हैं जिसकी वजह से आप उस कुर्सी पे बैठे हो। तो प्लीज़ हमारे बारे में भी कुछ सोचें, हमें भी कंसिडरेशन में लें। और जब इस देश का यूथ प्रोग्रेस करेगा तो ऑटोमेटिकली ये देश आगे बढ़ेगा और ये ऐसा देश है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को भी लीड कर सकता है, क्योंकि इतना बड़ा पोटेंशियल है इस देश के अंदर। वरना ये हालात जो हैं तो उसकी वजह से मुझे लगता है एक तो हम कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करते हैं, हमारा कंपैरिजन, वो एक छोटी सी कंट्री है उसके साथ क्या कंपैरिजन करना चाहिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ, जिस हिसाब से हमारे पास एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है। हमारा हाल युगांडा वाला ना हो जाए जो अभी कंडीशन बनी हुई है इस देश के अंदर। आप वोट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, तो इस बार जब इलेक्शन आएगी तो आपका वोट किसको जाने वाला है, कौन सी सरकार को जाने वाला है? मेरा तो किसी को भी मन नहीं है वोट देने का, क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम होता है तब नेता बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, घरों में आते हैं, हमें वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े प्रॉमिसेस करते हैं, पर ये आज तक प्रॉमिस ना मेरे पेरेंट्स को दिखे ना मुझे इन फ्यूचर कभी दिखेंगे। तो मेरा मन नहीं है मैं किसी को भी वोट दूँ। थी
जो आने वाला फ्यूचर है हमारा। तो इनका ये कहना है कि जब सरकार बनती है, जब वोटर्स का टाइम होता है, वोट का टाइम होता है, तो बड़े बड़े नेता आते हैं वोट मांगने के लिए और उनके वो वादे करते हैं कि इतनी जॉब्स निकलेगी, इतने ईयर में ये वाली जॉब निकलेगी, इतनी रिक्रूटमेंट निकालेंगे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए, लेकिन उनके वादे जो वो खोखले नज़र आते हैं कहीं ना कहीं। तो इस बीच इनका कहना है कि मेरा वोट देने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हालांकि ये राइट्स होते हैं, हम वोट दे सकते हैं अपनी मर्जी से हम किसी भी नेता को इलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस यूथ का ये कहना था कि मेरी मर्जी नहीं है कि किसी को भी वोट दूं। आप खुद ही बताइए क्या कहेंगे, क्योंकि आजकल का यूथ है वो ऐसे भी खज्जिला है। आप भी अपनी राय